मैं बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए मेरी शादी एक अमीर लड़के से हुआ था। लेकिन मेरे पति ने जो मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। एक दिन मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उस रात वह मुझे एक अनजान आदमी के पास छोड़कर चला गया। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मेरी मजबूरी कोई सुनने वाला नहीं था। उस रात जब मैं कमरे में थी, तभी वह शख्स मेरे पास आया। फिर वह मेरे साथ ऐसी वैसी हरकतें करने लगा, जिसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन उसके आगे मैं कुछ ना कर सकी और वह लगातार 4 बार मेरा नाम रोशनी है और मैं देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। हम 2 बहनें थी, जिसमें से मैं बड़ी थी। हम दोनों बहनें अपनी माँ के साथ गांव में रहते थे। मेरे पिताजी बहुत पहले ही एक बड़ी बीमारी की वजह से मर गए थे। तब से मेरी माँ अकेले ही हम दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ दूसरे के घरों में काम करती थी, जिससे घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। घर की माली हालत खराब होने की वजह से हम ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए थे। उतना ही पढ़ा था जितना गांव में हो सका था। मेरी उम्र अभी 17 साल थी, लेकिन मैं जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, वैसे वैसे मेरी खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। इसलिए मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं किसी दूसरे के घर में काम करूं। लेकिन घर की हालत देखकर मैंने माँ से कह दिया कि मैं भी काम करूंगी। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो छोटी बहन की शादी कैसे हो पाएगी। मेरी माँ मेरी भावनाओं को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे मंजूरी देनी पड़ी। कुछ दिनों तक कई घर तलाशने के बाद मुझे अपने गांव से दूर दूसरे गांव में एक बड़े घर में काम मिल गया। उस घर का मालिक कोई उम्रदराज नहीं, बल्कि एक नौजवान लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल की होगी। उस घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। मुझे उस आदमी के घर में काम करना था, लेकिन एक सवाल मेरे मन में घूम रहा था, वो ये कि क्या इस एक अकेले आदमी के घर में काम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे उस घर में काम करने के लिए तैयार हो गई। आज मेरे काम का उस घर में पहला दिन था। मैं अपने मालिक से काम के बारे में पूछने के लिए उसके पास चली गई। फिर मेरे मालिक ने मुझे अच्छे से सारा काम समझा दिया, तो मैं घर के अंदर जाकर काम करने लगी। मैं घर का पूरा करके थक चुकी थी। फिर शाम का खाना बनाकर मैं अपने घर चली गई। घर जाने के बाद मैं थोड़ा सा खाना खाया और बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं जल्दी से उठी और तैयार होकर नाश्ता किया। फिर अपने काम के लिए निकल गई। जिस मालिक के यहाँ मैं काम रही थी, उस मालिक का नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं था। लेकिन उसी दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी, तभी एक आदमी आया और राजेश कहकर पुकारने लगा। तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे मालिक का नाम राजेश है। वह आदमी मेरे मालिक से कुछ बातचीत किया और फिर चला गया। लेकिन उन दोनों के बातचीत के क्रम में मैंने गौर किया था कि उन दोनों की निगाहें मुझ पर ही थी। वे बार बार मेरे बदन को देखे जा रहे थे, लेकिन मैं इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी इस घर में नई थी और मुझे काम की सख्त जरूरत भी थी। इसी तरह मैं उस घर में काम करने लगी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उस घर में काम करते हुए 15 दिन गुजर गए। लेकिन इस 15 दिन में मैं ये देख रही थी कि मेरे मालिक बार बार मेरे करीब आने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। वे कभी पास आकर खड़ा हो जाते, तो कभी बेवजह मुझे देखकर मुस्कुराते, लेकिन मैं उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी वे मुझसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते और मेरी खूबसूरती की तारीफ भी करते, लेकिन मैं एक मामूली सी उनकी नौकरानी थी, इसलिए मुझे अपनी औकात का अंदाजा था। इन्हीं सब के वजह से मैं थोड़ा उससे दूर दूर रहती थी और सिर्फ अपने काम ध्यान देती थी। लेकिन उसकी मीठी मीठी बातों से मुझे ऐसा लगता था जैसे वह बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब मैं भी उसके करीब जाने लगी थी। कहते हैं ना कि बार बार एक ही जगह पर वार किया जाए,
तो वहाँ वह अपना निशान बना कर ही रहता है। इसलिए जब राजेश यानी कि मेरे मालिक बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते तो मैं घबरा कर दूर हो जाती, लेकिन उसका मेरे करीब बार बार आना मुझे भी उत्तेजित कर दे रहा था। मेरे मन में कभी कभी ये डर भी सताता कि कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, क्योंकि अक्सर बड़े लोग गरीब के साथ यही तो करते आए थे। इसलिए मैं कभी कभी ये सोचकर डर जाती थी। एक दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी, तब उस दिन मेरे मालिक घर पर ही थे। वह अचानक मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका इस तरह से मेरा हाथ पकड़ना मुझे डरा दिया था, लेकिन फिर वह कहने लगे, रोशनी, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? मैं तुम्हारे आसपास रहने की कोशिश करता हूँ, तुमसे बातें करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करना चाहता हूँ, पर इन सब के बावजूद तुम्हें मेरे प्रति कुछ महसूस नहीं होता है। मालिक की ये बातें सुनकर मैं बहुत हैरान थी। मैं सोचने लगी कि आज अचानक इन्हें क्या हो गया है। हालांकि वो मेरे करीब आना चाहते थे, ये बात तो मैंने महसूस किया था, लेकिन मैं इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं एक गरीब माँ की बेटी थी और मुझ पर जिम्मेदारी भी थी। इसलिए मैं कुछ उल्टा सीधा सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन आज मालिक ने जब खुद ही मेरा हाथ पकड़कर ये सब कहने लगे, तो मैं एकदम से घबरा गई। कुछ सोचते हुए मैंने कहा, मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक मामूली सी आपकी नौकरानी हूँ, उसमें भी मैं एक गरीब घर की हूँ और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये सब कभी सोच भी नहीं सकती। आप तो इतने बड़े आदमी हैं। फिर हम जैसे गरीब लड़की कोडोट मेरी बात पर वह कहने लगे, रोशनी, मैं तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान में बिठाना चाहता हूँ, लेकिन शायद ये तुम नहीं चाहती। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है, तब से तुम्हारे बहुत करीब रहने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम गरीब हो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मालिक की बात सुनकर मैंने कहा, मालिक, अभी तक मुझे आपके और आपके परिवार के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है, फिर मैं कैसे? मालिक मेरी बात सुनकर कहने लगे, तुम्हें मेरे बारे में जानना है ना? तो सुनो, मैं एक अनाथ हूँ। कुछ साल पहले मेरे माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता वारिस था, इसलिए यह सारी दौलत सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जब से मेरे माँ और पिताजी का देहांत हुआ है, तब से लेकर आज तक मैं मायूसी में ही जी रहा था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई है। क्या पता शायद इसी को प्यार कहते हैं। मैं भी अपने जीवन में बहुत सी तकलीफ सही थी, लेकिन मालिक की बात सुनकर मेरे मन में एक लालसा जागने लगी थी। मैं ये सोचने लगी थी कि शायद इसी बहाने मैं अपनी बहन की शादी अच्छे घर में करा सकती हूँ। साथ ही साथ मेरी माँ को भी अच्छा घर और अच्छा खाना मिलने लगेगा। ये सब सोचने के बाद मैं ये अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। तभी मैंने भी कहा कि मालिक, मैं भी आपको पसंद करती थी, लेकिन एक मामूली सी नौकरानी होने के नाते मैं आपसे ये सब कुछ नहीं कह पा रही थी। मेरी मुंह से इतना सुनते ही वह मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी क्या करती, अब मैं भी धीरे धीरे उसकी पकड़ में समाती चली गई। फिर हमारे बीच वह रिश्ता भी कायम हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे मन में और भी ज्यादा डर पैदा हो गई थी। मैं अपने आप को कोस रही थी कि आखिर मैं इतनी बड़ी गलती शादी से पहले कैसे कर सकती थी। अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा? मेरे मन में ये सवाल आने लगे। तब मैंने उससे कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरी बात पर तो वह तैयार हो गया और मेरी माँ से बात करके मुझसे शादी भी कर ली। लेकिन शादी के बाद होने वाली घटना से मैं अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा घटना घटने वाला था। मेरी जिंदगी में वो तूफान आने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से ही मैं कांप जाती हूँ। मेरी शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरे पति ने बताया कि वह जहां काम करता था वहां से उसे दूसरे शहर में तबादला हो गया है। इसी सोच ने मेरे पति राजेश को परेशान कर दिया था। यहाँ थे तो रहने के लिए अपना घर था, लेकिन दूसरे शहर में जाकर रहना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था।
तभी उसने मुझसे कहा कि अब क्या करें, दूसरे शहर जाना है, मगर मैं जाना नहीं चाहता। तभी मैंने कहा कि आप फिक्र क्यों करते हैं, वहाँ हम अकेले थोड़े ही रहेंगे और भी तो लोग रहते हैं, इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए और जाने की तैयारी कीजिए। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने थोड़ा हिम्मत किया और अगले ही दिन दूसरे शहर के लिए निकल गए। वह अकेला नहीं जाना चाहते थे, इसलिए मुझे भी अपने साथ लेकर आए थे। कई घंटे के सफर के बाद हम शहर पहुंच गए थे। मेरे पति को रहने के लिए कंपनी की तरफ से फ्लैट दिया गया था, इसलिए हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जिस फ्लैट में हम लोग थे उसी में एक और आदमी भी था, मगर उस फ्लैट में 2 कमरों का सेट था, इसलिए हम किसी तरह रहने के लिए तैयार हो गए। जो आदमी हमारे साथ था उसका नाम रंजीत था। वह देखने में बहुत शरीफ लग रहा था। वैसे मैं ज्यादा उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि मैं अभी यहाँ नई थी, इसलिए मुझे अनजान लोगों से बातें करना कुछ अच्छा नहीं लगता था। खैर इसी तरह 10 दिन गुजर गए। फिर एक दिन मेरे पति कोई काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन वह उस दिन वापस ही नहीं आए। मैं उसकी राह देखते रही, उसको फोन भी लगाती रही, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। मैं एकदम से घबरा गई थी। उस रात मुझे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं एक पराये मर्द के साथ उस घर में अकेली थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा थी कि अब मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में यूं रोती बिलखती कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर में रंजित को देखकर एकदम से घबरा गई। मैं फौरन से उठकर बिस्तर से बाहर निकली। फिर मैं रंजित को उठाने लगी। मेरे बिस्तर में रंजित क्या कर रहा था, ये बात सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी। मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे। आखिर रंजित ने मेरे साथ क्या किया होगा। एक अकेली औरत को इस तरह देखकर किसकी नियत नहीं खराब होती है। शायद रंजित की भी नियत मुझे अकेली देखकर खराब हुआ होगा। फिर उसने मेरे साथ। तभी रंजित उठ गया, लेकिन जब उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर मैंने कहा कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक अकेली औरत को देखकर तुम इस कदर नीचे गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आखिर सच बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं रो रोकर ये सब कहे जा रही थी, क्योंकि मेरे मन में पीड़ा थी, उसे मैं निकाल देना चाहती थी। तभी रंजित कहने लगा कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अगर मुझे कुछ करना होता मैं वह सब करके यहाँ से चला गया होता, लेकिन मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए मैं कभी इस तरह की घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। अभी तुम्हें सच्चाई मालूम नहीं है, जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम खुद समझ जाओगी। मैं उसकी इस तरह की बातों को समझ नहीं पा रही थी कि वह कहना क्या चाहता था। तभी मैंने उससे कहा कि तुम किस सच्चाई की बात कर रहे हो, आखिर मामला क्या है, मुझे सब सच सच बताओ। रंजित कहने लगा कि रोशनी, तुमने जिस आदमी से शादी किया था वह कोई अच्छा या ईमानदार आदमी नहीं है। दरअसल वह भोली भाली गरीब लड़की को पहले अपने जाल में फंसाता है, फिर बहला फुसलाकर उसके साथ बिना दहेज के शादी करता है। उसके बाद वह उस लड़की को अच्छी कीमत लेकर किसी बड़े आदमी या कोठे पर ले जाकर बेच देता है। फिर वह उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है, ताकि उसे वहाँ कोई पहचान ना ले। मुझे यह बात तब पता चली जब तुम्हारे पति राजेश तुम्हें बेचने के लिए एक आदमी से बात कर रहा था। जब उसने तुम्हारी फोटो उसे दिखाई तब मैं भी वहाँ मौजूद था। उस वक्त जब मैंने तुम्हारी फोटो देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम इतनी सुंदर हो। मैं तुम्हें उस दलदल से निकलना चाहता था। अगर तुम उस आदमी के हाथों में चली जाती तो तुम्हारी जिंदगी नरक बनकर रह जाती, क्योंकि वह आदमी एक कोठे का दलाल था जो लड़कियों को कोठे पर ले जाकर उससे धंधा करवाता था। उस दिन मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा। मेरी आंखों के सामने तुम्हारी फोटो आने लगी थी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि आखिर इस बेचारी का कसूर क्या है। ये इतनी मासूम और प्यारी लगती है कि कोई भी इसके साथ जीवन बिताने को तैयार हो जाए।
तभी मैंने एक फैसला किया कि नहीं, मैं तुम्हें उस आदमी के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। तब मैं अगले दिन राजेश को मिलने के लिए बुलाया। फिर मैंने उससे ज्यादा पैसे देकर तुम्हें खरीद लिया। राजेश तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है, अब वह यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। मैंने पैसे देकर तुम्हें खरीदा था, इसलिए अगर चाहता तो मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब रात को मैंने तुम्हें बेड पर सोता हुआ देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गया, लेकिन जब तुम्हारे हाथ को मैंने पकड़ा तो मैंने महसूस किया कि तुम्हें बहुत तेज बुखार था। तब मैं तुम्हारे सर को गिले कपड़े से पोंछने लगा। जब काफी देर के बाद तुम्हारी बुखार कुछ कम हुआ तब मैं अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन फिर मैं ये सोचकर यहाँ रुक गया कि कहीं फिर से तुम्हें बुखार ना आ जाए। मेरा इरादा तुम्हारे प्रति गलत नहीं था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थी। रंजित की बातें सुनने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। मैं रो रोकर रंजित को धन्यवाद कह रही थी। उसने मुझे आज एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहती थी। आखिर मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया था, फिर मैं जी कर क्या करती। लेकिन रंजित ने मुझे मरने भी नहीं दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हें मरना ही था तो मैंने तुम्हें उस दलदल से क्यों बचाया है। आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, वो भी मेरी पत्नी बनकर। हम आज ही शादी करेंगे। उसी दिन उसने मुझसे शादी कर ली और मुझे अपने घर ले आया। अपने ससुराल आने के बाद पता चला कि वह एक बड़े घर का इकलौता वारिस है। मेरे ससुर एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। इस वजह से पैसों की कोई कमी नहीं है। इतना कुछ सहने के बाद आज मेरी जिंदगी में सच्ची खुशी मिली थी। जहां एक पति मुझे बेच दिया था, वहीं एक ने मुझे खरीदकर अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया था। उसके बाद मैंने अपने पति रंजित से कहा कि जिस आदमी ने मुझ कैसी कई लड़कियों की जिंदगी से खेल रहा है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तभी मैं अपने पति के साथ थाने जाकर राजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दिया और साथ उसकी एक फोटो भी पुलिस को दे दिया ताकि उसे पकड़ने में आसानी हो। एक दिन मैं यूं अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी, तभी मेरे पति ने आकर न्यूज चैनल लगा दिया जिसमें दिखा रहा था कि राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब राजेश अपने किए की सजा भुगत रहा है। कहते हैं ना, जो जितना बड़ा गुनाह करेगा उसे उतना ही बड़ा सजा मिलता है। राजेश ने जो गुनाह किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। वह मुझ जैसे गरीब लड़कियों को फंसाकर बेचता था, जो हमारे देश के लिए एक बड़ा अपराध है। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का घटना आपके आसपास हो तो फौरन उसकी सूचना पुलिस को दें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।